हे दोस्तों, मैं चिराग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम पास आने ही वाला है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल टेस्ट पेपर 2022 का। देखिए, अकाउंट से रिलेटेड कवर करवा रहा हूँ। आपको पता है कि 80 मार्क्स आपको अच्छे ढंग से गेन करने हैं, तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर या जो भी आपकी एक्सीलेंट की डेस्क वर्क, संजीव की डेस्क वर्क आती है, उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उससे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करने पड़ेंगे। अब देखो, मैं क्या करूँगा कि 3 वीडियो में ये पार्ट कवर करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा पार्ट पॉसिबल नहीं है, नहीं तो सारा पार्ट कचरा हो जाएगा और मुझे एक्सप्लेनेशन भी अच्छे ढंग से करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू में 30 मार्क्स कवर कर रहा हूँ, यानी 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। आपको पता है कि इसमें सबसे पहले 12 एमसीक्यूज़ हैं, 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बाकी उसके बाद जो है 12 वेरी शॉर्ट हैं। उसके बाद तो आपको पता है कि 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के भी हैं और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस इस तरीके से आपको दे रखे हैं। तो अभी जो आज आपके कवर होंगे वो 1 मार्क्स के टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। 12 एमसीक्यू, 6 फिल इन द ब्लैंक्स और 12 वेरी शॉर्ट। तो इसको एक-एक करके चेक कर लेते हैं। और हाँ, मैंने देखो क्या कर रखा है कि जो आपको ये पीडीएफ दे रखी है उसके साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो पता ही है, थंबनेल पे भी आपको दिख गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ओके? और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से कवर करते हैं। सबसे पहला है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। इसमें जनरली आपको क्या बोल रखा है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें बोल रहा है नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। आय व्यय खाते की प्रकृति है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, नन ऑफ दीज अबव। व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, लाभानी खाता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो एनपीओ में क्रिएट होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपको पता है कि देखो, इसमें जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट निकल के आता है। और ये भी याद रखना कि हमेशा इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, यानी अपने डेली ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आएगा। देखो, याद रखना कि जब भी हम एनपीओ की बात करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनता है। उसमें जनरली सारी रिसिप्ट आ जाती है, चाहे रेवेन्यू की हो चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, और सारे पेमेंट आ जाते हैं, चाहे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल से रिलेटेड हो। लेकिन जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ओनली रेवेन्यू के ट्रांजेक्शन से ही आते हैं। अगर आप इसको लिंक करोगे किससे, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या, प्रॉफिट कमाना। यानी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप क्या बोलोगे कि वो क्या बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। उससे वो क्या निकालती है, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालती है। तो जहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस का एलिमेंट निकालने का पार्ट आएगा, वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा या पीएनएल अकाउंट से लिंक होगा। तो यहाँ पे याद रखना, आंसर में यानी कभी कभी एग्जाम में नॉमिनल अकाउंट भी दे सकता है। और आपको पता है कि जैसे देखो, रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, उससे भी प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, जैसे पार्टनरशिप में, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे जो इनकम एक्सपेंडिचर है उसका नेचर भी पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड है, या नॉमिनल बोल सकते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र या अवास्तविक खाता। ये आपका हो गया पहला। देखो, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लियर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों को ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज। अब देखो, चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 10% वार्षिक, 6%, 12% और 8%, 10% एनुअल, 6% एनुअल, 12% और 8%। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि 6% एनुअल, 6% एनुअल। क्योंकि याद रखिए, जब भी हमें ना पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं तो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहली चीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन इस तरीके से नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, याद रख लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन की जो रेट होगी वो 6% पर एनम होगी, ये भी जरूर याद रख लेना। और जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा वो सारे पार्टनर की सहमति से एडमिट होगा। जितने भी पार्टनर हैं उनको बिजनेस में एक तरीके से मैनेजमेंट या पार्टिसिपेट करने का राइट मिलेगा। तो ये सारे के सारे किस केस में होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखिए, 6% एनुअल भी एग्जाम में आ सकता है और कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आता है 0.5% पर मंथ, याद रख लेना। तो देखो, इस केस में क्या होता है, 0.5% इंटू 12 करोगे तो 6% एनुअल ही बनेगा। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए 0.5% पर मंथ भी दे सकता है। तो सेकंड का आपका आंसर होगा बी, ओके। क्योंकि देखिए, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, उसके बाद ही इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आइए, तब जाके ये आपको समझ में आएंगे। ये नहीं कि आप आ गए और बोल दिया कि सर आ नहीं रहा।
सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। ये बोल रहा है कि जब भी कोई नया नया साझेदार प्रवेश करता है, एडमिट करता है या फर्म में आता है, तो ये बोल रहा है कि जो एसेट में वृद्धि होती है उसको किससे नाम किया जाएगा, तो सीधी सी बात है एसेट अकाउंट से ही डेबिट किया जाएगा। क्योंकि याद रखना एसेट का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है, और एसेट और बढ़ रही है तो और डेबिट हो जाएगी। अब आपको पता है कि जैसे ही एसेट को डेबिट करेंगे तो नीचे क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट होगा। जितना रीवैल्यूएशन क्रिएट होगा उतना फायदा होगा। अगर आपको रटना है तो याद रख लीजिए कि जब भी आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो बाय साइड पे एसेट इंक्रीज होगी और टू साइड पे एसेट आपकी कम होगी, याद रख लेना। और टू साइड पे लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी और बाई साइड पे जो आपकी लाइबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज होगी। अगर आपको रटना है और कॉन्सेप्ट समझना है तो याद रखना कि एसेट का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। बढ़ती है तो और डेबिट करेंगे और टू रेवोल्यूशन हो जाएगा। कम होती है तो उसका रिवर्स कर देंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर देंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, कोई बैलेंस शीट का एग्जांपल ले लो कि जैसे फर्नीचर क्या था पहले 1 लाख था, अब वो 1 लाख 20 हो गया, तो इसका मतलब वो कितने से बढ़ा, 20,000 से बढ़ा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इस तरीके से आपका पार्ट आएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो ये देखिए मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है फोर्थ में, अंशों का हरण किया जा सकता है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। अब आपको पता है कि एक कंपनी उसने शेयर इशू करे, जो शेयर होल्डर है अगर वो अलॉटमेंट कॉल मनी यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अगर उसको पे नहीं कर पाया तो कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी कि भाई अपना ड्यू अमाउंट जमा कराइए। अगर नहीं जमा कराते तो कंपनी क्या करेगी, उनके शेयर्स को क्या कर देगी, फॉरफिट कर देगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, अंशों का हरण किया जा सकता है मांग राशि का भुगतान न करने पर, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। बाकी ऑप्शन क्या है, बेकार है, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जनरली आपने अपने चैप्टर में कवर कर रखा है। एंट्री क्या बनती है इसकी मोस्टली, जैसे अगर इक्विटी शेयर है तो आगे इक्विटी आ जाते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए, क्योंकि आप सोचिए कि कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी थी और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन जैसी कंपनी फॉरफिट कर लेती है उससे फॉरफिट कर लेती है तो उससे कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपको पता है कि जितने से जैसे अलॉटमेंट नहीं मिली थी, जितने से फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, तो वो अब मिलने से रही, और बाकी जो अमाउंट मिल चुका है वो शेयर फॉरफिटेड में चली जाएगा। ये जरूर याद रख लेना। तो बाकी जो अमाउंट है वो शेयर फॉरफिटेड में चली जाएगा और कंपनी क्या करेगी, उनके शेयर्स को फॉरफिट कर देगी। किसकी वजह से, क्योंकि कॉल मनी का अमाउंट नहीं मिला। तो फोर्थ का आंसर होगा आपका ए। अब देखिए फिफ्थ बोल रहा है, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी आर, वे ऋण पत्र जो मात्र सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए उनको बोलते हैं वाहक ऋण पत्र यानी बियरर डिबेंचर। देखिए यार ना कि ऐसे डिबेंचर जिसपे जो डिबेंचर होल्डर उसका नाम नहीं लिखा होता, तो जैसे मान के चलो मेरे पास डिबेंचर थे, मैंने आपको दे दिए, जैसी मैच्योरिटी आई आप वो पैसे निकाल सकते हो यानी कंपनी से ले सकते हो। ओके, ये नहीं कि वो कंपनी वाले आपको मना कर देंगे, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, बियरर। बियरर का मतलब क्या है, जिस भी वाहक के पास है, जैसे आपके पास है तो आपको मिल जाएंगे। जबकि रजिस्टर्ड में क्या होता है कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में, कंपनी के रजिस्टर में इनका नेम लिखा होता है, नेम एड्रेस, कितने डिबेंचर इशू करे, सब कुछ लिखा होता है, प्रॉपर जानकारी होती है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका नाम होगा उसे ही मिलेंगे। जबकि बियरर में जिसके पास होगा उसको मिल जाएगा, तो नाम होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डिबेंचर क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनको पहले रीपे होने का राइट होता है। इसका मतलब मैच्योरिटी पर पहले इनको पेमेंट मिलता है, बाद में सेकेंड या अदर डिबेंचर होल्डर को मिलता है। फिर आपको पता है कि रिडीमेबल भी आते हैं और इररिडीमेबल भी होते हैं। जनरली इंडिया में कौन से इशू होंगे, रिडीमेबल। इसका मतलब एक कंपनी ने डिबेंचर इशू करे तो उसको पता है कि एक मैच्योरिटी उसको डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो 5 साल बाद क्या करेगी, उसको रिडीम करेगी, 10 साल बाद रिडीम करेगी। यानी आपको जो पैसा मिलेगा, आप डिबेंचर होल्डर हो, आपको जो पैसा मिलेगा कंपनी से कब मिलेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो इनकी एक मैच्योरिटी होती है रिडीमेबल डिबेंचर की, जबकि इररिडीमेबल डिबेंचर की कोई मैच्योरिटी नहीं होती। तो इसका मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगी तब जाके पेमेंट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इररिडीमेबल डिबेंचर कोई पब्लिक खरीदने की करेगी ही नहीं, जबकि रिडीमेबल डिबेंचर पब्लिक खरीदने की करेगी, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है और जनरली कंपनी क्या करती है, वो इंटरेस्ट हर साल दे देती है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि मोस्टली इंडिया में रिडीमेबल ही इशू होते हैं। पर यहाँ पे जो आंसर था फिफ्थ का क्या था, सी था। अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट इफ। अब देखिए ये ऑप्शन ढंग से पढ़िए। आपको पता है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर जो एक स्पेसिफिक पीरियड पे, जैसे 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, उसके बाद वो इक्विटी शेयर या याद रख लेना प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाए, वो जनरली कन्वर्टेबल डिबेंचर आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट इफ दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड। आप बताओ
आपने कोई डिबेंचर इशू करे और आपको पता है कि 100 रुपीज़ के मान के चलिए और 20% डिस्काउंट पे आप इशू कर रहे हो 80 रुपीज़ पे, और आप क्या कर रहे हो, उसके बदले में इक्विटी शेयर उसी वक्त दे रहे हो। आपको पता है कि डिबेंचर लॉन्ग टर्म के डेट होते हैं, आप पेमेंट करते हो 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप उस पैसे का यूज कर रहे हो। यहाँ पे आपको फायदा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने डिबेंचर तो ले लिया पब्लिक से, लेकिन बाद में उसके बदले में आपने उसी दिन इक्विटी शेयर दे दिए, उसी दिन प्रेफरेंस शेयर दे दिए, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट इफ दे आर टू बी इमीडिएटली कन्वर्टेड, क्योंकि जब भी वो कन्वर्ट होंगे तो एक स्पेसिफिक पीरियड पे कन्वर्ट होंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि इसका ऑप्शन ये होगा कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती। अगर उसको उसी दिन कन्वर्ट करना है तो कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी को लॉस है। एक तो कंपनी को 80 रुपीज़ मिल रहे हैं, 90 रुपीज़ मिल रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू से कम मिल रहे हैं, और साथ में कंपनी का नुकसान क्या है कि कंपनी को उसी दिन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये देने पड़ रहे हैं। तो आप ये एक बार पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बता रखा है। जो इसमें दे रखा है, जो मैंने समझा है, वही इसमें दे रखा है। ओके, अब आपको देखो 7th पार्ट दे रखा है, उसमें क्या बोल रखा है? Excess value of net asset over PC at the time of purchase of business is credited to जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वेंडर्स अकाउंट, गुडविल। देखिए अब सोचिए, मैं आपको बोलता हूं कि आपने मेरा बिजनेस खरीद लिया। आप सोचिए, आप खुद को रखिए कि आपने बिजनेस खरीदा। अब बिजनेस की जो नेट वर्थ थी उसको बोलते हैं नेट एसेट। इसका मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी। याद रखना। मान के चलिए मैं बोलता हूं कि एसेट 1 लाख की थी और लाइबिलिटी थी 40,000 की। ओके, तो इसका मतलब जो नेट एसेट है वो 60,000 की। अब आपको पता है कि नेट वर्थ 60 है और उसके बदले में आप 50 दे रहे हो पीसी, यानी परचेज कंसिडरेशन, तो आपका फायदा हो गया। तो आपका कितना फायदा हो गया? 10,000। तो वो कहां पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया जाएगा। इसकी मैं एंट्री भी करके बता देता हूं। मान के चलो आपने मेरा बिजनेस खरीदा, तो आप क्या एंट्री करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख। ओके, टू लाइबिलिटीज कितने? 40,000 से। याद रख लेना। और मान के चलो कि मैं तो वेंडर हूं, मैं तो बेचने वाला हूं, मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं आपको। तो आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, तो आपके पास एसेट आ रही है, लाइबिलिटी आ रही है, और आपको क्या करना है? पैसे भी देने। आप मुझे कितने पैसे दोगे? तो देखो पीसी जो तय हुआ वो 50,000 तय हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख में से 90 गए, तो बाकी जो आएंगे वो कैपिटल रिजर्व में आएंगे। कितने? 10,000 रुपीज से। याद रख लेना। पर अगर उल्टा हो गया, जहां पे आपको लग रहा है कि यार 60,000 की नेट एसेट है और आपको पीसी के फॉर्म में ज्यादा देना पड़ रहा है, मान लो 80, तो पीसी में से अगर नेट एसेट गया तो बाकी आएगा गुडविल। वो जनरली क्या होती है? डेबिट होती है। तो याद रख लेना, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है जो कि फायदे का सौदा है आपके लिए, और गुडविल डेबिट है जो कि लॉस को डिनोट करती है, क्योंकि आपने परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दिया है और नेट एसेट कम दी है। नेट एसेट कम मिली है आपको, यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे आपको नेट एसेट ज्यादा मिली है और पीसी आपको कम देना पड़ा, तो आपका फायदा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 7th का बी। अब देखिए 8th की बात कर रहा है, कह रहा है ओन डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि खुद के डिबेंचर की बात कर रहा है। जब कंपनी क्या करती है? मार्केट में जाके खुद के ही डिबेंचर खरीद लेती है, तो यहाँ पे से बोलते हैं स्वयं के ऋण पत्र। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो बाजार से खरीदती है, और दो तरीके से रख सकती है, या तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैंसिलेशन। याद रख लेना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कैंसिलेशन। तो कंपनी जब खुद के डिबेंचर मार्केट से खरीदती है तो दो पर्पज के लिए रखती है, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए या कैंसिलेशन के लिए। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पे सी पॉइंट है, द कंपनी परचेजेस फ्रॉम द मार्केट एंड कीप्स देम एज इन्वेस्टमेंट। बाजार से खरीदती है और निवेश के रूप में अपने पास रखती है। याद रख लेना। अब देखिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। तो देखिए इसमें बोल रहा है एन आइटम इज क्लासिफाई एज करंट इफ इट इज इन्वॉल्व इन एंटिटीज ऑपरेटिंग साइकिल। एक मत चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है यदि वह इकाई के सामान्य प्रचलन चक्र में शामिल है। फिर सेकंड है इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यांक है। फिर सी है टू बी रियलाइज और सेटल्ड विद इन 12 मंथ। और फिर उसके बाद दे रखा है डी उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबोव। सी में देखो बोला उसे 12 मास के भीतर वसूल या निपटान किया जाएगा। देखिए याद रखना, यहाँ पे करंट की बात कर रहा है तो वो करंट एसेट्स भी हो सकती है और लाइबिलिटीज भी हो सकती है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही ले रखा है। आपको पता है कि जब भी आपको स्कूल में सिखाया गया तो क्या बोला गया? करंट एसेट जो एक अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट लायबिलिटी जो एक अकाउंटिंग ईयर में पे हो जाए। लेकिन जब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? उसमें जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर भी वो कन्वर्ट हो सकती है। रिपोर्टिंग पीरियड के 12 महीने के अंदर भी वो सेटल हो सकती है। जहां पे हम करंट एसेट की बात करते हैं वहां पे रियलाइज बोलते हैं। जहां पे हम करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो हम सेटल करते हैं, क्योंकि हम पे करते हैं तो हम पेमेंट की बात करते हैं। और आपको पता है कि करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आ जाता है। तो ये सारे आइटम किससे रिलेटेड है? करंट से रिलेटेड। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव। एक मैंने कोई वीडियो देखी
क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को कि किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से आंसर बता रहा और एक्सप्लेन नहीं करा और ये बता दिया उसने आंसर, तो ये गलत हो गया। अगर आप एक्सीलेंट की डेस्क वर्क देखते हो तो उसमें भी कभी कभी मिस्टेक आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने प्रॉपर ऑथेंटिकेट किया, यानी चेक किए हैं, वेरीफाई किए हैं, उसके बाद ही मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कोई भी मिस्टेक नहीं है। ओके, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आपको मोबाइल नंबर दे रखा है 7014049781, वहाँ पे आप कॉल करके, यानी मुझसे ही कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री रहूंगा, अगर मैं कॉल नहीं उठाता तो बाद में क्या करूंगा, आपको मैं कॉल बैक कर दूंगा। ओके, चलिए 10th की तरफ आते हैं। 10th में क्या बोल रहा है। हाँ, और एक और चलो मैं आपको पार्ट बता देता हूँ। अगर आपने बुक देखी होगी तो आप देखना या आप गूगल करना, तो आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों आ जाएगी। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा करंट असेट है। फिर थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये करंट लायबिलिटी के दिख रहे हैं आपको, ए बी और सी पॉइंट, इसको भी वीडियो को पॉज करके देख लेना, तो आपको क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं 1 मिनट अपने इस पार्ट की तरफ, 11th की तरफ। देखो अब यहाँ पे मुझे 11th में भी दिक्कत लगी, और हाँ ये याद रखना कि जो भी मैंने आंसर दिए वो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से दिए हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न आएगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा, या जो भी आंसर होंगे उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप जब क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको ये एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा, चाहे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डायनेमिक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सटर्नल। आपको पता है कंपेरेटिव में आप क्या करते हो, 2 ईयर की कंपेरिजन करते हो। जैसे मान के चलिए कि 2020 और 21 का डेटा दे रखा है, और 21-22 का डेटा दे रखा है, तो आप क्या करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलूं कि बिल्डिंग दे रखी है, क्या दे रखी है, बिल्डिंग, और बिल्डिंग आपको 10 लाख की दे रखी है, और यहाँ पे बोल दिया कि वो बिल्डिंग 12 लाख की हो गई, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि वो 2 लाख इंक्रीज हुई है, और 2 लाख अपॉन 10 लाख करोगे, इंटू 100 करोगे, तो वो क्या आएगा, 20%। तो आपको पता है कि आप एब्सोल्यूट चेंज दिखाते हो, यानी एब्सोल्यूट कितना इंक्रीज हुआ, और परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, 20% हुआ। इस तरीके से आप कंपेयर करते हो पिछले साल के साथ, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, 20 से 21, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जबकि आप वर्टिकल एनालिसिस में देखोगे कि हम क्या करते हैं, कॉमन साइज की बात करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में टोटल लेते हैं एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, और जब पीएनएल की बात करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से देखते हैं। वहां पे चाहे 1 साल का डेटा भी दे रखा है, हम कॉमन साइज निकाल लेते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल है, वो स्ट्रेट है। ओके, जबकि हॉरिजॉन्टल क्या है, क्षैतिज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, उर्ध्वाधर या लंबवत बोलते हैं। तो आप याद रखना, हॉरिजॉन्टल भी और डायनेमिक भी है, पर यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी की बुक में आंसर दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल ही दिया है। और इसको याद रखना, हॉरिजॉन्टल को डायनेमिक बोलते हैं, और वर्टिकल को स्टेटिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटिक एनालिसिस बोलते हैं। तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है, हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक होता है, और वर्टिकल या स्टैटिक होता है। हॉरिजॉन्टल या डायनेमिक में क्या होता है, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, मतलब एक ही फॉर्म के अलग अलग ईयर का कंपैरिजन करते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रा फॉर्म बोलते हैं। जबकि वर्टिकल या स्टैटिक में क्या होता है, हम जो बेस मानते हैं वो 100 मानते हैं। जब हम एसेट लाइबिलिटी की बात करते हैं तो एसेट का बेस 100 माना, और लाइबिलिटी का बेस 100 माना। और जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस 100 मान के पीएनएल के जो भी पार्ट है, कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो उसे वर्टिकल या स्टैटिक बोला जाता है। पर यहाँ पर पता नहीं क्यों ये आंसर दिया गया है, वैसे मैं इसको भी मानता दोनों को। ओके, कंपेरेटिव के लिए याद रख लेना। ओके, पर फिर भी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो बी है। अब देखो आपको बोल रहा है कि द्रव्यता के 2 आधारभूत माप है। द्रव्यता मतलब आप जानते हो लिक्विडिटी, जिसको हम तरलता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तरलता। जब हम लिक्विडिटी रेशो की बात करते हैं तो उसमें जनरली कौन से रेशो आते हैं आपके, 2, करंट रेशो और क्विक रेशो। क्विक रेशो बोल सकते हो या लिक्विड रेशो भी बोल सकते हो, या याद रखना इसका एक तीसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि करंट रेशो का आइडियल अनुपात क्या है, आइडियल रेशो क्या है, 2:1। क्विक रेशो लिक्विड या एसिड का क्या आइडियल है, 1:1। और एक और आपका होता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो, लेकिन मोस्टली वो एग्जाम में क्या है, आता नहीं है, क्योंकि वो बीकॉम वाली बुक्स में आता है। तो याद रखना, लिक्विडिटी के 2 हैं, करंट और क्विक। बाकी देखो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का है, ऑपरेटिंग भी प्रॉफिटेबिलिटी का है, इन्वेंट्री टर्नओवर एक्टिविटी का है, और करंट आपका क्विक का, वो क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी का है। तो दोनों एक साथ आ गए, तो हमें सिर्फ क्या बताना है, लिक्विडिटी वाला बताना है, तो उसका आंसर आपका बी ही होगा। तो देखिए आपके 12 क्वेश्चन कवर। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टाइम लगता है, मैंने आपके जो 18-19 मिनट लिए, क्यों, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप क्या करें, थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कीजिए, जितने भी आपके डेस्क वर्क के एमसीक्यूज हैं, वन वन लाइनर है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको कहीं से भी मिलते हैं, गूगल से भी सोर्स मिले, कहीं ना कहीं से आप स्टडी कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स तो सिंपल से हैं, सेकंड में इसमें 6 हैं
कह रहा है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, तो इसका आंसर क्या होगा, एग्रीमेंट। साझेदारी का अस्तित्व साझेदारों के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप आता है। किसके परिणाम स्वरूप, समझौते। अब जो समझौता होता है वो रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट में कोई ये नहीं बोल रखा कि रिटर्न में ही होना चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि ओरल यानी जो भी मौखिक होता है उसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं। तो डिस्प्यूट होने से बचने के लिए एग्रीमेंट किस में होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिटर्न में होना चाहिए। लेकिन एक्ट में ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं दे रखा, तो इसलिए जनरली हमने बोल दिया कि एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर शेयर कैपिटल। आपको पता है कि शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर होल्डर फंड में 3 एलिमेंट आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और सी आता है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये जरूर याद रख लेना, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये जो आपका पार्ट है शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है, ये किस में जाता है, आपके शेयर कैपिटल में जाता है और ऐड होके दिखता है, ऐड होके दिखता है, ये जरूर याद रख लेना। अब देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, तो देखिए ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ कंपनी एंड मस्ट बी पेड। देखो ऋण पत्र पे दिया जाने वाला ब्याज कंपनी के लाभ के प्रति क्या होता है, हिंदी में बता देता हूँ, प्रबार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रबार होता है, और इसे निश्चित रूप से चुकाया जाता है। इसका मतलब चाहे कंपनी को लॉस भी हो रहा है तब भी कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से पब्लिक से लोन लेने का एक्नॉलेजमेंट है कि आप एक कंपनी हो, आपने पब्लिक से लोन लिया है, किसके फॉर्म में, डिबेंचर के फॉर्म में, और आपने वादा किया है कि हर साल आप इंटरेस्ट एनुअली पे करोगे या हर 6 महीने में पे करोगे, तो आपके लिए चार्ज रहेगा और ये पीएनएल अकाउंट से चार्ज होगा, याद रख लेना। जैसे देखिए आपको पता है कि आप पार्टनरशिप पढ़ते हो, उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है, तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि वो पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। लेकिन अगर हम मैनेजर की सैलरी बोलते हैं, हम बोलते हैं कि पार्टनर ने बिल्डिंग किराए पे दी तो उसका रेंट हो गया, पार्टनर ने लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट हो गया, तो वो चार्ज है। वो चार्ज क्यों है, क्योंकि वो फर्म को देना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कंपनी को डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, याद रख लेना। फिर देखिए आपने एक और ये कवर कर रखा है, कह रहा है एनी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है समपार्श्विक प्रतिभूति। प्राथमिक प्रतिभूति के अलावा कोई अतिरिक्त प्रतिभूति क्या कहलाती है, समपार्श्विक प्रतिभूति कहलाती है। आप इसका एग्जाम्पल सोचिए कि अगर आप एक कंपनी और आपने बैंक से लोन लिया, आप मान के चलिए आपने 10 लाख का लोन लिया और उसके बदले में आपने क्या कर दिया, बैंक को बिल्डिंग गिरवी रख ली एक 15 लाख की, पर बैंक बोल रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, ये तो प्राइमरी सिक्योरिटी है, इसके अलावा और भी सिक्योरिटी दो। तो आप एक कंपनी हो, आप जनरली क्या करते हो, अपने डिबेंचर भी गिरवी दे देते हो। आप बैंक को क्या करते हो, बैंक को बोलते हो कि हमने लोन लिया है, हमने आपको ये बिल्डिंग तो गिरवी दे दी है, आप एडिशनल सिक्योरिटी बोल रहे हो, तो ये लो हमारे डिबेंचर, ये भी आप गिरवी रख लो। मैच्योरिटी पे क्या होगा, यानी जैसे हम आपको लोन का पेमेंट कर लेंगे तो ये डिबेंचर हम छुड़वा देंगे, ओके। अगर लोन का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो बैंक क्या करेगा, पैसा रिकवर कर लेगा, किसके थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू, अगर इसके थ्रू नहीं हो पाता तो डिबेंचर के थ्रू, इस तरीके से। फिर आपको फिफ्थ दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद रखना ऐतिहासिक लागत बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की 5 साल पहले, अब आपको पता है कि आप उस पर डेप्रिशिएट कर रहे हो, डेप्रिशिएशन लगा रहे हो, लेकिन आप क्या बोल सकते हो कि यार वो 1 लाख पे है। अगर मैं बोलूंगा कि कोई डेटर से 3 महीने पहले के और वो 50,000 है, तो आप उसको 50 पे ही दिखाओगे। तो आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हो, ना कि रियलाइजेशन कॉस्ट पे। कई बुक में क्या दे रखा है, रियलाइजेशन, तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ऐतिहासिक लागत पे ही दिखाओगे। अगर आपको रियलाइजेशन कॉस्ट कहीं दे रखा है तो गलत है। आपको मैं प्रूफ भी भेज सकता हूँ, एनसीईआरटी की बुक में हिस्टोरिकल कॉस्ट ही दे रखा है, ये जरूर याद रख लेना। फिर देखिए सिक्स्थ लास्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में, एक व्यावसायिक फर्म की डैश की गणना उसकी लघुकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से की जाती है। द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अगर आपने रेशो प्रॉपर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि एक आपका लिक्विडिटी रेशो होता है, एक आपका सॉल्वेंसी रेशो होते हैं, जिसमें डेट इक्विटी प्रोप्राइटरी इस तरीके से आते हैं। लिक्विडिटी में आपके करंट और क्विक रेशो जाते हैं। एक आपके एक्टिविटी होते हैं जिसे टर्नओवर रेशो बोलते हैं, और एक आपके प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशो होते हैं, ठीक है। देखो वीडियो अनकट है, बीच में जहां आपको कट दिख रहा है वहां मैं बीच बीच में पानी पीता हूँ, याद रख लेना, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनती है और आप एक ही सांस में बोलते हो तो दिक्कत हो ही जाती है।
और आप इतना पढ़ाते हो। और ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, देखिए मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट से बोला था कि सर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, तो मुझे लगा कि अपने यूट्यूब की फैमिली या जितने भी बच्चे हैं उनके बेनिफिट हो जाए, तो उनके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ जरूर देख लेना सॉल्यूशन की। अगर आपको सोच रहे हो कि कॉन्सेप्ट में हमें वैसे ही आते हैं, हमें समझना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा पीडीएफ भी ले सकते हो। कोई उसमें क्या है, पासवर्ड वासवर्ड नहीं है, ऐसी आपको मिल जाएगी। अब देखिए आपको करंट रेशो और क्विक रेशो की बात कर रहा था, सीधी सी बात है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताएगा। किसको बताएगा, शॉर्ट टर्म की आपके भुगतान करने की क्षमता। जैसे मान के चलो करंट रेशो क्या बताता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। मान के चलो करंट लायबिलिटी 1 लाख दे रखी है और करंट असेट 2 लाख दे रखी है, तो इस केस में क्या हो गया कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपए की करंट असेट होनी चाहिए। समथिंग यही हो गया। अगर मैं बोलूँ क्विक एसेट 1 लाख की है और करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, तो इसका मतलब 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए 1 रुपए की क्विक एसेट पड़ी हुई है, तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को ही बताएगा। जबकि जो सॉल्वेंसी रेशोज होते हैं वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताएंगे। किसको, लॉन्ग टर्म को। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, याद रख लेना। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। याद रखना, देखिए सिंपल से पार्ट है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे देखो पहले क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन ऑफ कैपिटल फंड। अब आपको पता है कि जो ये कैपिटल फंड है वो एनपीओ से रिलेटेड पूछा गया है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको पता है कि इस साइड आपका कैपिटल फंड आता है, ओके, और इस साइड आपकी मान लो एसेट्स आती है। एसेट्स में से जैसे आप लाइबिलिटीज लेस करते हो तो आपका क्या पार्ट आ जाता है, कैपिटल फंड आ जाता है। आपने मेरे हिसाब से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई होगी एनपीओ में, तो आपको पता चलेगा कि आपका कैपिटल फंड निकल के आता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, इट इज द एक्सिस ऑफ एनपीओज असेट्स ओवर इट्स लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड, द एक्सिस ऑफ असेट्स ओवर द लाइबिलिटी फॉर ए प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल। और वही एनपीओ के लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल फंड कहलाएगी। तो बोल रहा है कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए वो कैपिटल कहलाती है, और जो एनपीओ है जिसमें कल्चरल सोसाइटी आ गए, क्लब आ गए, हॉस्पिटल आ गए, एजुकेशन से रिलेटेड हो गए इंस्टीट्यूशन, तो वो एनपीओ में आते हैं। और जनरली उनमें क्या आता है, कैपिटल फंड का पार्ट आता है। तो ये बोल रहा है आय और व्यय खाते से पता लगाया कोई भी अधिशेष या घाटा, मतलब कोई भी सरप्लस या डेफिसिट कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। आपको बताया कि कैपिटल फंड में जो सरप्लस है वो ऐड होता है और डेफिसिट क्या होता है, लेस कर दिया जाता है। इसे एक्यूमुलेटेड फंड भी कहा जाता है, यार रखना, इसे संचित निधि भी कहा जाता है या एक्यूमुलेटेड फंड भी कहा जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकंड है, इसमें क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 रेशो। पी और क्यू साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 दे रखा है। दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम पी एंड क्यू इन 1:2 रेशो। इन्होंने बोला कि आर को एडमिट किया 1/5 के लिए, जिसे उन्होंने क्या करा, पी और क्यू से 1:2 के रेशो में अधिग्रहण कर लिया, मतलब खरीद लिया। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो आर को एडमिट किया है, तो सीधी सी बात है आर किससे लेगा, हिस्सा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पार्टनर जब नया आता है, एडमिट होता है, तो वो अपना क्या करता है, हिस्से के लिए आता है कि भाई मुझे प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए। तो बाकी पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे पी और क्यू ने 1:2 यानी 1/3 और 2/3 में क्या करा, सेक्रीफाइस किया। आपको पता है कि जहाँ पे आप पढ़ते हो इक्वली, तो आप क्या बोलते हो, 1/5 का आधा और 1/5 का आधा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि जो पी का सेक्रीफाइस है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पी का सेक्रीफाइस तो 1/5 का 1/3, और जो क्यू का सेक्रीफाइस याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू का सेक्रीफाइस वो है 1/5 का 2/3। ये जरूर याद रख लेना, ओके। तो 1/5 का 1/3 होता है 115, और 1/5 का 2/3 होता है कितना हो गया, 2/15। तो देखिए यहाँ पे यही निकला हुआ है कि कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पी टू आर, कि पी ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/15, क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/15। अब आपको पता है कि जब भी हम न्यू रेशो की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे पी का नया हिस्सा क्या होगा, भाई पी का पुराना रेशो था 2/3, देख सकते हो 2:1 यानी 2/3, तो ये पी का है। और उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया, पी ने 1/15। वैसे ही क्यू का देखो पुराना हिस्सा है 1/3, और उसमें क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/15। अब देखो आप तो पढ़े लिखे हो, इतना आपको आता ही है, तो ये कैलकुलेट करना आता ही है, एलसीएम लेना। तो ये आ गया आपका 9/15। इसी तरीके से इसका निकाल लो एनसीएम फटाफट से फटाफट। ये आ गया आपका 3/15। तो आप देख सकते हैं 9/15, 3/15, और आर का तो आपको पता है कि 1/5 ही है। तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो 9 3 3 आ जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा 3:1:1। तो ये इसका आंसर होगा। ये ओनली एक नंबर में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक नंबर में इतना बड़ा भी आ सकता है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर एक नंबर में इतने बड़े बड़े आंसर सर ने दिए, तो आपको कुछ भी नहीं देना, आपको ओनली वन लाइनर ही देने।
मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिया है कि भाई कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड फंड भी होता है, कैपिटल फंड में क्या होता है, सरप्लस ऐड होता है, और अगर डेफिसिट है तो वो लेस कर दिया जाता है। इस तरीके से थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कैपिटल जब बोलते हैं तो वो नॉर्मल प्रॉफिट फर्म के लिए बोलते हैं, कैपिटल फंड एनपीओ के लिए बोला जाता है। इस तरीके से थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, आपको पता है कि कैपिटल रिजर्व भी आपने बहुत बार पढ़ा। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा कि आपने किसी का बिजनेस खरीदा और उसको परचेज कंसिडरेशन के लिए आपने कम अमाउंट दिया और आपको नेट असेट बहुत ज़्यादा मिली। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको नेट असेट 2 लाख मिली और आपने पीसी के फॉर्म में ओनली 150 ही दिए, तो 50,000 पे आपका फायदा 50,000, तो वो किस में जाएगा, कैपिटल लेजर में जाएगा। मैंने जैसे आपको बोल दिया कि आपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। आपने अगर डिबेंचर रिडीम किए डिस्काउंट पे तो आपका फायदा है। अगर आपने डिबेंचर कैंसिल कर दिए और आपका फायदा हो गया, तो उस केस में भी आपका वो फायदा कैपिटल लेजर में जाएगा। अगर आपने शेयर फॉरफिट कर दिए और उसके बाद आपने उसको रीइश्यू कर दिया, तो जितना भी आपका रीइश्यू से रिलेटेड शेयर फॉरफिटेड का पार्ट है, वो भी कैपिटल लेजर में जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि ए कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसके एग्जांपल क्या क्या है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब एक कंपनी जब सेटअप होती है तो उससे पहले का जो प्रॉफिट, कंपनी क्या करती है, देखो किसी को खरीद लेती है, तो जब तक कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता उससे पहले कंपनी चल रही होती है, तो उससे पहले का जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, ये सारा किसका पार्ट है, कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। याद रखना, कैपिटल रिजर्व का यूज प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने या डिविडेंड के लिए नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्री रिजर्व का यूज होता है। किसका, फ्री रिजर्व का, जैसे जनरल रिजर्व हो गए, इन सब का यूज होता है। पीएनएल का बैलेंस हो गया, लेकिन कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं हो पाता, उसका यूज स्पेसिफिक ही है। ठीक है, उसका यूज क्या है, स्पेसिफिक ही होता है, वैसे नहीं होता, याद रख लेना। अब स्पेसिफिक क्या क्या है अगर आपको पूछना है, तो ये हम क्या करेंगे, डिटेल में कभी अगली वीडियो में कवर करेंगे। एक मिनट। अब देखिए, बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ये बोल रहा है कि इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि जनरली ये कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम नहीं होते हैं, ये रीपेड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब जाके ये रिडीम होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, अमोचनीय या अशोधनीय भी बोला जाता है हिंदी में इसको, अशोधनीय ऋण पत्र या इररिडीमेबल डिबेंचर। द डिबेंचर विच आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, हेंस रीपेड ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, आर कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर। वे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता वरन कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, उसे अशोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिजर्व क्या है, तो यहाँ पे देखिए आ गया कि जब भी हम खुद के डिबेंचर खरीदते हैं, किसके लिए, कैंसिलेशन के लिए, तो उस पर जो प्रॉफिट होता है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो याद रखना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। देखो याद रखना, रेवेन्यू में क्यों नहीं होता, क्योंकि ये रेगुलर नेचर का नहीं है। आपको पता है कि आपने खुद के डिबेंचर खरीदे, तो ये थोड़ी आप रेगुलर खरीदते हो। जब आपको लगता है कि मार्केट में सस्ती रेट पे अवेलेबल हो रहे हैं तो आप खरीद लेते हो, फिर उसके बाद आपको उसको कैंसिल कर देते हो, जिससे आपका क्या होता है, फायदा हो जाता है। तो जनरली उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, पूंजी संचय में ट्रांसफर होगा। अब देखिए 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या दे रखा है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज की एसेट जो कि वर्थ कितने की है, 2,88,000 की है। एक्स लिमिटेड ने 2,88,000 रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां खरीदी। इट इशूड डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4% इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। आपको पता है कि अगर कोई कंपनी ये एसेट खरीद रही है तो भाई पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करा, कैश के बदले, कैश की जगह क्या कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिए कंपनी ने। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसने 100 रुपये प्रत्येक के ऋण पत्र 4% डिस्काउंट पर क्रय प्रतिफल के रूप में पूर्ण भुगतान हेतु निर्गमित किया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी का ये पीसी का अमाउंट है और कंपनी को देने हैं। अब देखिए, मैं आपको एंट्री करके ही बता देता हूँ, आप समझना कि देखो यहाँ पे एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट 288, और किसको देने हैं, किसी वेंडर को जिससे एसेट खरीदी है, यानी किसी विक्रेता को जिससे जनरली कंपनी ने क्या कर रखी है, एसेट खरीदी है। अब वो वेंडर को क्या कर रही है, पेमेंट करने के बदले, कैश में पेमेंट करने के बदले डिबेंचर दे रही है। तो यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू आपने डिबेंचर कर दिया, पर साथ में याद रखना कि आपको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि 288 का पार्ट बोल रहा है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू के हैं और 4% डिस्काउंट पे, तो यानी 4 रुपीज डिस्काउंट हो गया। तो इश्यू प्राइस क्या हो गई, 96। तो हमेशा रखना कि जब भी आप नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर निकालते हो तो हमेशा रखना इशू प्राइस पे। मान के चलिए अगर बोलता 10% प्रीमियम पे, तो 100 + 10
110 रुपये इशू प्राइस बोला जाता। अगर बोलता पार पे, पार मतलब फेस वैल्यू पे, तो 100 रुपीज़ ही लिए जाते। तो अगर प्रीमियम है तो ज़्यादा पे, पार है तो उसी वैल्यू पे, और डिस्काउंट है तो कम वैल्यू पे जनरली इशू होते हैं। अब याद रखना, जब भी नीचे कम डिवाइड होता है तो डिबेंचर बढ़ जाते हैं। तो खुद देख लीजिए, जैसे ही डिवाइड करोगे तो 3000 डिबेंचर निकल के आएंगे। अब देखो, वेंडर से वेंडर डेबिट होगा तो यहाँ पे तो 280 आएगा, और यहाँ पे जो डिबेंचर है इधर हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो 3000 इंटू 100 तो कितने हो गए, 3 लाख हो गए। तो डिस्काउंट में कितना होगा, 3000 इंटू 4, तो आप देख सकते हो 12000। तो आपको खुद ही देखने से पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट में जा रहा है। या सीधी सी बात है, 3000 डिबेंचर है और 4 रुपए का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 3000 डिबेंचर कैसा है, 2,88,000 पीसी का अमाउंट है। तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, पीसी ड्यू अपॉन इशू प्राइस, याद रख लेना, पीसी ड्यू अपॉन इशू प्राइस। अब 7 देखिए क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्री। क्योंकि देखिए मैंने इसमें तो आपको बता ही दिया कि ऋण पत्रों की संख्या बतानी थी, वो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 3000, और मैंने आपको एंट्री करके भी बता दिया, तो वो भी जरूर याद रख लेना। अब देखिए बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन 8% डिबेंचर ऑफ 3 लाख। तो 3 लाख का 8% कितना होता है, 24,000। और इंटरेस्ट ड्यू की करनी है, पे की नहीं करनी, इंटरेस्ट ड्यू करनी है। तो आपको बताया कि जब भी इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, खर्चा है कंपनी के लिए, तो वो डेबिट होगा। और किसको देने हमें पैसे, डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद जैसे ही वो पे होगा तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखना, अगर इसमें टीडीएस का एलिमेंट भी बोलता कि टीडीएस की रेट कितनी है, 10% है मान के चलो, तो हम क्या करते हैं, 24,000 का जो 10% है वो टीडीएस में दिखा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स पेबल, ये भी बोलते हैं, या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी बोला जाता है, याद रखना। तो वो 2 में साथ में क्या आता, इनकम टैक्स पेबल भी आ सकता था, ओके। लेकिन यहाँ पे टीडीएस का पार्ट बोला नहीं गया, तो हमें सीधा 3 लाख का 8% इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए आपको 8th पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज इन ओपन मार्केट। हमने पढ़ा कि भाई जब कंपनी क्या करती है, खुद के ही डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीदती है, तो वो किसके लिए खरीदती है, या तो कैंसिलेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए करती है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन, such an act of purchasing and cancelling the debenture constitute redemption of debenture by purchase in open market। अब देखिए ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, इसलिए जनरली इसमें कैंसिलेशन का पार्ट दे रखा है। लेकिन आपने एक एमसीक्यूज में देखा था जिसमें क्या बोला, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने दोनों बताए थे कि आप चाहे तो क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन के लिए कर सकते हो, चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, ओपन मार्केट से खरीदना है, मतलब बाहर से खरीदना है, खुद के ही डिबेंचर, ओके। अब चलिए 9th पे आते हैं। 9th में क्या बोल रहा है, वाई डज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इज प्रिपेयर्ड। तो देखिए ये तो जनरली सबको ही पता होगा कि पीएनएल क्यों प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पीएनएल में मोस्टली मैंने बताया आपको रेवेन्यू ट्रांजैक्शन लिए जाते हैं, जो कि जनरली आपके डेली ऑपरेशन को दिखाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप पीएनएल बनाते हो या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की बात करो यार ना, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस में आपका सारा पार्ट आता है, जिसमें आपका चेंज इन इन्वेंट्री का पार्ट आता है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम आती है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री आती है, एम्प्लॉय बेनिफिट आते हैं, फाइनेंस आते हैं, डेप्रिसिएशन आते हैं, अदर एक्सपेंस आते हैं। तो इसका मतलब इसमें सारे इनकम और एक्सपेंसेस का पार्ट शो होता है कि कितना आपने रेवेन्यू कमाया और कितना आपने खर्च किया, जिससे आपका प्रॉफिट या लॉस शो होता है। इसका मतलब आपके ऑपरेटिंग रिजल्ट शो होते हैं। तो यहाँ पे यही दे रखा है, पढ़ के देख लेना, क्योंकि बेसिक पार्ट है, आपको पता है। कभी कभी ये भी बोलता है, देखो ये दो तुलन पत्रों की तिथियों के बीच वर्ष के दौरान व्यवसाय प्रचालनों के परिणाम के रूप में आय, व्यय, लाभ तथा हानि को दर्शाने वाले निष्पादन रिपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जो कि जनरली क्या बता रहा है, दो जो बैलेंस शीट है उसके बीच में बता रहा है कि साल के दौरान कितना प्रॉफिट अर्न किया है, क्या हमने इनकम कमाई है, क्या हमने खर्चा किया है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये भी कभी कभी हो जाते हैं नॉर्मल इनकम के अलावा। और कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके नॉन ऑपरेटिंग माने जाते हैं। तो ये चीजें भी हो जाती है बिजनेस ऑपरेशन के दौरान, तो वो सारी चीजें ली जाती है, उसके थ्रू आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। अब देखिए ये बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। यानी सीधी सी बात है, वही बात कर रहा है, कंपैरेटिव कॉमन की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया वर्टिकल एनालिसिस कहाँ पे होता है, जहाँ पे कॉमन साइज की वो होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करता है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब जहाँ पे कंपैरिजन की बात करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन याद रखना, और वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन आप याद रखना इस तरीके से। तो ये पैरेलल रहती है एक तरीके से, एक्स एक्सिस के ऐसे बोल सकते हो, और ये जो लाइन होती है वो वाई एक्सिस के रहती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा।
फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं आता तो वर्टिकल यानी कॉमन साइज, हॉरिजॉन्टल मतलब कंपेरेटिव। ओके, तो देखो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा पीरियड के बीच में कंपेयर करते हैं, जबकि इसमें वर्टिकल में 1 साल का डेटा भी चल जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल है वो टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है, जबकि वर्टिकल जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल। देखिए क्रॉस सेक्शनल क्यों, मान के चलिए मैं बोलता हूँ फर्नीचर दे रखा है, कंप्यूटर दे रखा है, कैश दे रखा है और ऐसे करके टोटल एसेट दे रखी है आपकी कितनी 10 लाख की, और उसमें आपका बोल दिया कि फर्नीचर कितने का है, 5 लाख का है। तो आपको पता है कि 1 साल में ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कॉमन साइज़ बना सकता हूँ, क्योंकि 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो ये जो एसेट है, ये मेरा 100 है यानी बेस है, और 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करूँगा तो फर्नीचर मेरा 50% बनेगा। मान के चलिए कंप्यूटर 2 लाख है, तो ये मेरा 20% बनेगा। मान के चलिए कैश मेरा 3 लाख है, तो ये मेरा 30% बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए सिंपल सा पार्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल जो एनालिसिस है, ये कंपैरिजन का एक पार्ट है, जबकि वर्टिकल क्या है, बेस है। इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल पार्ट कवर करना है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हिंदी में भी मैंने कवर कर लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए अब आपके सिंपल पार्ट है। आप अगर 11th देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो मैंने आपको बताया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस वाला स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी-अभी मैंने बताया, मान के चलिए कि जो एसेट है उसके अलग-अलग कंपोनेंट है, तो उसका हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसलिए इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या बोला, इट इज़ अ फाइनेंशियल टूल फॉर स्टडीइंग द की चेंजेस एंड ट्रेंड इन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ ए कंपनी। तो जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो एसेट्स या लायबिलिटीज का टोटल लेते हैं, एसेट को 100 मानते हैं और लायबिलिटी को 100 मानते हैं। और जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की बात करते हैं तो हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानते हैं और उसके बेसिस पे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अदर इनकम आपकी आ रही है 2 लाख और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 20 लाख, तो आप क्या करोगे, 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो आप क्या बोलोगे, अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% है, तो वो हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट का पार्ट। ओके, अब देखिए लास्ट आपको दे रखा है, सिंपल सा पार्ट है, 12th क्वेश्चन है, सबसे सिंपल है। आपको करंट लायबिलिटीज कंपनी की दे रखी है, आपको करंट रेशो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 2.5:1। इसका मतलब करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट असेट उसका ढाई गुना है, याद रख लेना, ऐसे याद रखा करो। क्विक रेशो क्या है, करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो क्विक असेट उसका 2 गुना है। और याद रखना कि जो करंट असेट और क्विक असेट का डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है, क्योंकि जब भी कुछ नहीं दे रखा तो हम स्टॉक ही मानते हैं। याद रखना कि जब भी करंट असेट है उसमें स्टॉक, एडवांस टैक्स, प्रीपेड ये सब इंक्लूड होता है, लेकिन क्विक में ये चीजें इंक्लूड नहीं होती, तो हम क्या बोलते हैं, अगर करंट में से स्टॉक यानी इन्वेंट्री हट गया, प्रीपेड एक्सपेंस हट गया और एडवांस टैक्स हट गया, याद रख लेना, एडवांस टैक्स हट गया, तो वो किसका एलिमेंट बन जाता है, क्विक एसेट का एलिमेंट हट जाता है। तो ये तीनों चीजें क्यों नहीं मानी जाती कि क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्विक का मतलब ऐसी एसेट जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि स्टॉक कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे रोटेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस जो एडवांस में खर्चे कर लिए तो सीधी सी बात है वो कैश में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। एडवांस टैक्स जो पहले ही पे कर लिए तो वो भी कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए वो क्विक असेट का एलिमेंट नहीं बनते। अब देखिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है कि करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी है, करंट रेशो आपका 2.5 दे रखा है, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड 1 करोगे तो 2.5 ही रहेगा। करंट लायबिलिटी आपकी 560 है और करंट असेट आपको निकालनी है, तो करंट असेट क्या हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14 लाख निकल के आ जाएगा। अब आपका करंट असेट आ गया। उसी तरीके से अब आपको क्या करना है, क्विक रेशो, तो क्विक असेट निकालनी है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो आपका 2:1 है, करंट लायबिलिटी आपकी वही 560 है और क्विक एसेट आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, 560 इंटू 2 करो तो ये 11,20,000 निकल के आ जाएगी। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो स्टॉक है वो क्या है, करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि करंट एसेट आपकी 14 लाख है और क्विक एसेट आपकी 11,20,000 है। तो इस तरीके से आपका आ गया 2,80,000। तो ये आपका कौन सा एलिमेंट आ गया, स्टॉक का एलिमेंट। और आपको क्या पता करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू पता करनी थी। तो कितना सिंपल पार्ट है। इस तरीके अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं कवर करवाता रहूंगा, लेकिन आपको पता है कि अभी 2 वीडियो और बनेगी इसकी मॉडल टेस्ट पेपर की, इसको मैं रेगुलर आपको देता रहूंगा, एक एक दो दो दिन में दे दूंगा। उसके बाद और भी हम मॉडल टेस्ट पेपर कवर करेंगे, या आपकी जो भी जरूरत होगी कमेंट में बताना, वो मैं जरूर आपको कवर कराऊंगा कि सर पर्टिकुलर मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, सर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल नहीं आता, सर एनपीओ का सब्सक्रिप्शन का पार्ट नहीं आता मुझे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और याद रखना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनकी सॉल्यूशन देख सकते हो, सारी की सारी ले सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ, देखो मैंने लाइक करने के लिए नहीं बोला तो लाइक जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, चैनल को
शेयर ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी टाइप की वीडियो आपके लिए आती रहेगी और आगे फ्यूचर के लिए बीकॉम, बीबीए सीए, सीएस उससे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो भी मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। नेट कॉमर्स की तो मैं बनाता ही हूँ और वो भी आगे बनाता रहूँगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने नेट कॉमर्स की छोड़ दी थी, लेकिन जैसे एग्ज़ाम कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो मैं नेट कॉमर्स की भी बनाता रहूँगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।